हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम यशकीर्ति गोयल, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर दोबारा हमारी इकोनॉमी की क्लासेस में। जैसे कि आपको मालूम है सभी ने, जो आपको लास्ट वीडियो मिली वो मिली आपको हमारे बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और आरबीआई के कुछ नॉर्म्स, हमारी गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस जिनके अकॉर्डिंग हमने एनपीए को पढ़ा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को पढ़ा और हमने मनी सप्लाई वाला टॉपिक किया था कि आरबीआई कैसे मनी सप्लाई करेगा। तो हम आपको दो लास्ट वीडियोस आरबीआई एंड द इकोनॉमी के ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 में मिली होंगी और मैं आशा करता हूँ आप सभी को वो वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी होंगी और काफ़ी आपके करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक क्लियर हुए होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा बैंकिंग कमेटीज़ के ऊपर। बहुत सारी बैंकिंग कमेटीज़ बनी हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं बैंकिंग सिस्टम में, पर अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो ही कमेटीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, नरसिम्हा कमेटी 1 एंड नरसिम्हा कमेटी 2। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नरसिम्हा कमेटीज के ऊपर रहेगा कि नरसिम्हा जी द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेके, उसमें उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेक्चर यहीं शुरू करते हैं हमारा आज का नरसिम्हा कमेटीज के ऊपर। तो हम पहले अभी शुरू करेंगे नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट, दैट इज नरसिम्हा कमेटी 1992। ठीक है, नरसिम्हा कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1991 में और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई 1992 में। ठीक है, इसलिए जिस ईयर रिपोर्ट सबमिट होती है उसी ईयर को उसका नाम दिया जाता है कमेटी को। तो वो बन गई हमारी नरसिम्हा कमेटी 1992। इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे या इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे श्री एम नरसिम्हा। इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? श्री एम नरसिम्हा। ये कौन थे? ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे, एक्स गवर्नर थे आरबीआई के, और जब इनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया तब उस टाइम पे ये डेप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, तो इन्होंने बैंकिंग में सुधार लाने के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, काफ़ी सारे पॉइंट्स उठाए गए, पर जो मेन पॉइंट गवर्नमेंट को भी लगा कि हाँ ये मानने चाहिए, तो उन्हीं रिकमेंडेशंस को हम स्टडी करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कुछ रिकमेंडेशन दे दी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए इनमें से कोई पॉइंट से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीआरटी, ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट का जो रिकमेंडेशन है वो नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट में दिया गया या नरसिम्हा कमेटी सेकंड में दिया गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, कोई रिकमेंडेशन क्वेश्चन में होगा और वो ये पूछा जाएगा कि ये रिकमेंडेशन कौन से कमेटी द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ ओवरव्यू दिया कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं हमारी नरसिम्हा कमेटी जी की रिपोर्ट जो 1992 में आरबीआई को, गवर्नमेंट को सबमिट की गई। सबसे पहले उन्होंने रिकमेंडेशन में क्या बोला? नो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम वाले टॉपिक में वापस जाइए, आप अपना दिमाग लगाइए और याद कीजिए कि जब हमने बैंकिंग सिस्टम वाला टॉपिक किया था तब मैंने आपको लिखवाया भी था कि 1980 तक, 1980 तक हमारे इंडिया में, 1980 तक इंडिया में 20 बैंक थे जो नेशनलाइज्ड हो चुके थे, जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका था, जिनको 100% गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था और गवर्नमेंट का शेयर था उसमें 100%, गवर्नमेंट उसको चला रही थी, ऑल इंडिया लेवल पे चला रही थी। ठीक है, पर नरसिम्हा कमेटी जी की रिपोर्ट आई, इन्होंने क्या बोला कि अब और ज़्यादा बैंक्स को नेशनलाइज नहीं करो, क्योंकि यहाँ तक आते आते 1991 वाला जो टाइम पीरियड था, आपको जैसे पता ही है एलपीजी पॉलिसी लागू की गई, तो यहाँ तक आते आते गवर्नमेंट इतना ज़्यादा डेफिसिट में चली गई थी, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा लॉस में चली गई थी कि गवर्नमेंट के पास और पैसा ही नहीं था मार्केट में लगाने के लिए, गवर्नमेंट के पास और पैसा ही नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। अब गवर्नमेंट अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती या गवर्नमेंट बैंक्स का नेशनलाइज करती रहती, ठीक है, तो गवर्नमेंट का पैसा ब्लॉक हो जाता बैंक्स में, तो गवर्नमेंट उस पैसे को और ज़्यादा किसी और डेवलप्ड या प्रोडक्टिव वे में यूज़ ना कर पाती।
इसलिए उनको रिकमेंडेशन दिया गया एम नरसिम्हा जी द्वारा कि अब बैंक्स का नेशनलाइजेशन जो है उसको थोड़ा कम किया जाए, बैंक्स के नेशनलाइजेशन को कम किया जाए। 20 बैंक हैं नेशनलाइज्ड, एक बार बहुत है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग पीएसबी। पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है। अब उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि नए बैंक्स को नेशनलाइज्ड करने की बजाय जो हमारे एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक पहले ही मार्केट में चल रहे हैं, जो ये 20 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, इनकी ग्रोथ करवाई जाए। इनको कैसे ऊपर उठाया जाए, इनको कैसे प्रॉफिट में लाया जाए, इनके लॉसेस को कैसे कम किया जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ना कि और नए बैंक्स को नेशनलाइज किया जाए। ठीक है। देन ग्रोथ ऑफ फॉरेन बैंक्स। अब 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी बनाई गई, 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी बनाई गई, उसमें एक हमें अच्छा पॉइंट मिल गया ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या हुआ, फॉरेन की कंपनीज मतलब फॉरेन के बैंक्स इंडिया में आके अपनी ब्रांचेस बनाने लगे। तो बहुत सारे फॉरेन बैंक्स इंडिया में आने को तैयार थे, क्योंकि इनके लिए इंडिया एक बहुत अच्छी मार्केट था, क्योंकि इंडिया में उस टाइम बहुत ज़्यादा डेफिसिट था, लॉस था, और इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया की सिटीजन्स लोन उठाने को तैयार थे, लोन लेके काम करने को तैयार थे। तो बहुत सारे फॉरेन बैंक्स को ये लगा कि हम इंडिया में ब्रांच लगाएंगे तो हम इजीली अपना बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। तो बहुत सारे बैंक्स इंडिया में आने लगे। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उसको लेना चाहिए था कि जो फॉरेन बैंक्स आ रहे हैं मैं उनकी और ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प करूं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इजीली एस्टेब्लिश होने में हेल्प करूं, क्योंकि इंडिया के पास या इंडिया की गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा तंगी थी, बहुत ज़्यादा पैसे की कमी थी। और फॉरेन बैंक अगर अपनी कैपिटल लेके आएंगे, अपना पैसा लेके आएंगे, तो वो ईजिली हमें लोन या हमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि उस टाइम इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी था। इसलिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि फॉरेन बैंक्स की ग्रोथ पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दैट इज अमलगमेशन ऑफ पीएसबीज एंड फॉरेन बैंक्स। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एलपीजी पॉलिसी के साथ, ग्लोबलाइजेशन वाले पॉइंट के साथ एफडीआई और एफआईआई को मंजूरी मिल गई, एफडीआई और एफआईआई को मंजूरी मिल गई। तो एफडीआई को जो मंजूरी मिली, उसमें मंजूरी क्या मिली कि अब फॉरेन बैंक्स इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया के किसी सिटीजन के साथ पार्टनरशिप करके अपनी ब्रांच खोल सकते हैं। ठीक है। फॉरेन का कोई बैंक किसी इंडिया के किसी पर्सन या इंडिया की गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके अमलगामेट मतलब मर्ज होके, मिलके सरकारी बैंक और फॉरेन बैंक अपनी एक नई ब्रांच ओपन कर सकते हैं या नई कंपनी ओपन कर सकते हैं या सेम नाम के बैंक को ही रन अप करवा सकते हैं। ठीक है। तो क्या रिकमेंडेशन दिया गया, फॉरेन बैंक्स को और अच्छे से इंडिया में एस्टेब्लिश करवाने के लिए कहते पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो फॉरेन बैंक्स हैं, उनको अमलगमेशन करवाओ, उनको मिल के काम करना चाहिए। ठीक है। देन डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉइंट था। अब यहाँ से हमारा बैंकिंग सिस्टम रिवाइव होना शुरू हुआ क्या कि जब 1991 तक हम आके पहुँचे, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करने का टाइम आया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हो गई, उसके बाद बैंक जो थे उनका रोल बहुत बढ़ गया। लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो मार्केट में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो बैंक्स का तो ऑब्वियसली है, बैंक्स का तो काम बढ़ेगा। इसलिए बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत थी। ठीक है। और रिफॉर्म्स के साथ साथ में इंडिया को पैसे की भी जरूरत थी, इंडियन गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत थी। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना सीआरआर और एसएलआर को कम करना चाहिए, ताकि इंडिया में मनी डिमांड को बढ़ाया जा सके, पैसे की सर्कुलेशन को बढ़ाया जा सके, डिमांड को बढ़ाया जा सके, और थोड़े प्राइजेस बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ता हुआ देख के लोग अपने आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। ध्यान से समझिए। देखिए आपको इतना तो याद ही होगा कि सीआरआर और अगर एसएलआर कम होगी, सीआरआर और एसएलआर कम होगी तो उससे क्या होगा, ब्याज रेट कम होंगे,
ब्याज रेट कम होंगे तो लोगों को सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, लोगों को सस्ते रेट पे लोन मिलेगा तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे मार्केट में जाके चीज़ों की, तो चीज़ों की जब डिमांड बढ़ेगी तो उसके रेट बढ़ेंगे। अब थोड़े से रेट बढ़ेंगे तो वो जो चीज़ों के सेलर्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के जो सेलर हैं उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो बढ़ते हुए प्रॉफिट को देख के और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाएंगे। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत थी, इसीलिए नरसिम्हा कमेटी जी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि CRR और SLR को कम किया जाए। CLR को कितना कम किया जाए? CLR को कम किया जाए 10% पे लेके आया जाए, जो कि 1991 में 13 से 14% के इन बिटवीन चल रही थी। CRR को कम करके 10% पे लेके आओ, जो कि 1991 के आसपास में 13 से 14% चल रही थी। और कहते हैं SLR को कम करके, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम करके 25% पे लेके आओ, जो कि 1991 या 1992 के टाइम पे 38% चल रही थी। ठीक है, CRR कितना चल रहा था? 13%। SLR कितना चल रहा था? 38%। तो उन्होंने कहा CRR को कम करके 10% पे लेके आओ, SLR को कम करके 25% पे लेके आओ, ताकि CRR और SLR कम होंगे। CRR और SLR कम होंगे तो उससे क्या होगा? लोगों को सस्ते रेट पे लोन मिलने के कारण वो डिमांड बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स लिंक्ड अप थे। श्री नरसिम्हा जी, जो एम नरसिम्हा जी थे, उनको बहुत अच्छा हम एक बैंकिंग सिस्टम का, हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जनक बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है हमारा, इतना सुदृढ़, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, वो किसकी देन है? हमारे एम नरसिम्हा जी की देन है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल उस टाइम पे 1991 में जो LPG पॉलिसी बनाई गई और उसके बाद जो जैसे इकोनॉमी चली, उसके बिल्कुल साथ के इन्होंने सही रिकमेंडेशंस दिए। ठीक है, नेशनलाइजेशन नहीं करना, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, सरकार नेशनलाइजेशन क्यों करेगी? और अगर करेगी तो अपना पैसा ब्लॉक करवाएगी। तो इसलिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिया सरकार नेशनलाइजेशन ना करे। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो जितने अब नेशनलाइज्ड बैंक्स चल रहे हैं, उनकी ग्रोथ करवाओ। ठीक है, तो 1980 में 20 बैंक्स थे, उनकी ग्रोथ करवाई। अमलगामेशन ऑफ PSB एंड फॉरेन बैंक्स, ग्रोथ ऑफ फॉरेन बैंक्स को बढ़ावा दो। ग्लोबलाइजेशन के साथ FDI आएगा, FII आएगा। हमें चाहिए था, हमें फॉरेन का इन्वेस्टमेंट चाहिए था, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? जब फॉरेन के बैंक्स इंडिया में आएंगे। तो फॉरेन के बैंक्स इंडिया में आए, इसलिए हमें जरूरत है कि फॉरेन बैंक्स की इंडिया में ग्रोथ करवाई जाए। और ग्रोथ करवाने के लिए क्या किया जाए? गवर्नमेंट उनके साथ टाई अप भी कर सकती है, अमलगामेशन भी कर सकती है, मर्ज भी हो सकती है। गवर्नमेंट मिलके गवर्नमेंट बैंक और फॉरेन बैंक मिलके अपनी ब्रांच बना सकते हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा CRR और SLR कम करो। CRR SLR कम करने से इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन थी 1992 में। आगे और 1992 वाली रिकमेंडेशन है, उसमें क्या कहा? प्रमोशन ऑफ बैंक्स अप टू 3 लेवल्स। कहते बैंक्स को प्रमोट करना है, जो हमारे सरकारी बैंक्स हैं या उस टाइम प्राइवेटाइजेशन के बाद जो प्राइवेट बैंक्स बनने लगे। ठीक है, जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक। तो ये जो हमारे प्राइवेट बैंक्स बनने लगे, इनको कहते हैं सरकारी बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, सभी बैंक्स को 3 लेवल के अकॉर्डिंग उसको प्रमोट करो। कुछ बैंक्स को इंटरनेशनल बैंक्स का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनकी ब्रांचेस फॉरेन में भी हैं। कुछ बैंक्स नेशनल बैंक्स होंगे, जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनकी ऑल ओवर द इंडिया ब्रांचेस हैं और वो नेशनलाइज्ड हैं, या RBI की तरफ से प्राइवेट बैंक्स को भी बैंक बनने का लाइसेंस मिला हुआ है और वो अच्छे नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। और फिर रीजनल बैंक्स की उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कहते रीजनल बैंक्स की हमें ज़रूरत है। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए रीजनल बैंक्स की हमें ज़रूरत है। जो RRB हैं हमारे, जो RRB हैं, वैसे तो RRB बन गए थे 1975 में।
आरआरबी बनने शुरू हो गए थे 1975 में, पर उनको तब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। तो इन्होंने दोबारा बोला कि आरआरबीज को 1995 तक, 1992 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि आने वाले 3 सालों में 1995 में आरआरबीज को, रीजनल बैंक्स को भी अच्छे से प्रमोट करना जरूरी है, राइट। देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसबीज, ठीक है। साथ ही में उनको ये लगा कि गवर्नमेंट के पास वैसे तो पैसे नहीं है लोन देने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्यों ना सरकारी बैंक्स को प्राइवेटाइज करके उसके शेयर बेच दिए जाएं। जो मालिकता है, ऑनरशिप है, वो गवर्नमेंट ही रखेगी, ठीक है। मतलब 51% शेयर गवर्नमेंट रखेगी अपने पास, ठीक है, और 49% हम प्राइवेट लोगों को सेल कर सकते हैं बैंक के शेयर्स। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, हमारे नरसिम्हा कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन करना शुरू करो ताकि हमें प्राइवेट लोगों से पैसा मिले और वो हम दोबारा मार्केट में लोन के रूप में दे सकें और इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू हो, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो। कैसे? 51% गवर्नमेंट अपने पास रखेगी शेयर और 49% वो प्राइवेट लोगों को सेल कर सकते हैं, राइट। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीआरटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीआरटी, मैं ये थोड़ा थोड़ा बीच में रब कर देता हूँ, बोर्ड की ज़रूरत है मुझे। जी देखिए, पॉइंट क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीआरटी। आपको याद होगा, आपको लास्ट वीडियो जो मिली थी आरबीआई एंड द इकोनॉमी वाली, उसमें हमने नॉन परफॉर्मिंग एसेट किया था, उसमें भी मैंने आपको डीआरटी के बारे में करवाया था। डीआरटी क्या है? हमारे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डीआरटी क्या है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। कब बनाए गए? 1994 में, 1994 में, ठीक है। अब जो ये डीआरटी है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 1994 में बनाए गए, इनके लिए एक पहले लॉ बनाया गया 1993 में। इनके लिए एक लॉ बनाया गया, एक कानून बनाया गया, अधिनियम बनाया गया। क्या कानून बनाया गया? रिकवरी ऑफ debt due to banks and financial institutions, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में RDDBFI, ठीक है, RDDBFI, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उस डेट की रिकवरी करनी है जो डेट कहां से हो रहा है? बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का मैंने आपको कल मतलब समझाया ही था कि जब कोई इंडिविजुअल पर्सन जिसका लोन एनपीए घोषित हो जाएगा तो उसके डेट की रिकवरी का सारा जिम्मा किस पे आएगा? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे आएगा। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बने 1994 में, और उसको बनाने के लिए 1993 में एक लॉ बनाया गया। कौन सा लॉ बनाया गया? रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है? ठीक है। ये भी रिकमेंडेशन नरसिम्हा कमेटी ने ही दी थी। 1992 में रिकमेंडेशन दिया, 1993 में ये वाला लॉ बना, 1994 में डीआरटी को एस्टैब्लिश कर दिया गया। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, 2 साल बाद डीआरटी बना दिया गया, ठीक है। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिबिल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिबिल, हमने कल सिबिल पढ़ा था। सिबिल क्या था? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद है ना? हमने सिबिल पढ़ा था, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। लिख देता हूं मैं दोबारा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। कब बने ये बने 2000 में, ये बने
2000 में, ठीक है। इसका भी रिकमेंडेशन हम नरसिम्हा जी के द्वारा ही दिया गया कि सिबिल नाम की कोई संस्था बननी चाहिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन के लिए संस्था बननी चाहिए जो पेमेंट हिस्ट्री बताएगी कि किसी पर्सन की क्या पेमेंट हिस्ट्री है या उनके पास कितनी एसेट्स हैं, उन एसेट्स के अकॉर्डिंग उसको कितना लोन मिलना चाहिए। आपके पास कितनी संपत्ति है, उस संपत्ति के अकॉर्डिंग आपको कितना लोन मिलना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपकी संपत्ति है उसके अकॉर्डिंग आपको जितना लोन मिला, उस लोन की आपकी पेमेंट हिस्ट्री क्या चल रही है, क्या आप सही टाइम पे ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो या आपकी पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है। तो इसका सारा चिट्ठा कौन रखेगा, सिबिल रखेगा। और सिबिल ओपन करने के लिए, सिबिल एस्टैब्लिश करने के लिए रिकमेंडेशन किसने दिया, हमारे नरसिम्हा कमेटी 1992 ने ही दिया। और इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ARC, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ARC। ARC क्या है हमारा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ARC क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये कब बने, 2002 में, ठीक है। ये कब बने, 2002 में। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का भी रिकमेंडेशन किसने दिया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का रिकमेंडेशन भी हमारी नरसिम्हा कमेटी 1992 के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। तो ये मेन रिकमेंडेशन थी हमारी नरसिम्हा कमेटी 1992 की। इसके बाद हम करेंगे नरसिम्हा कमेटी 1998 में, या ये नरसिम्हा कमेटी 1 है, इसके बाद नरसिम्हा कमेटी 2, नरसिम्हा कमेटी 2 बनेगी 1998 में। तो उसकी रिकमेंडेशंस भी देंगे हम, उसकी रिकमेंडेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ये दो ही मेन हमारी इंपॉर्टेंट जो बैंकिंग कमेटीज़ हैं जिनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बैंकिंग से रिलेटेड। तो ये नरसिम्हा कमेटी 1 हो गया। इसके बाद हम करते हैं अब नरसिम्हा कमेटी 2। कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर। NBFC हमने पॉइंट किया था नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट, और अब हम करेंगे नरसिम्हा कमेटी सेकेंड, दैट इज नरसिम्हा कमेटी 1998, ठीक है। तो इसमें इन्होंने देखिए क्या रिकमेंडेशन दी। मेन रिकमेंडेशन वही काफ़ी सारी थी, पर मेन पढ़ेंगे 8 ही हैं जो कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पूछी जाएंगी, ठीक है। इसके भी चेयरमैन श्री M नरसिम्हा जी ही थे। अब क्या रिकमेंडेशन दिए गए, अमेलगमेशन ऑफ PSBs विद प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। 1992 में जो इनके पास रिकमेंडेशन आया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को फॉरेन बैंक के साथ अमेलगमेट करो, उसको नहीं माना था सरकार ने, उसको सरकार ने नहीं माना था। तब दोबारा 1998 में नरसिम्हा कमेटी ने दोबारा रिकमेंडेशन दिया कि भाई साहब PSB को प्राइवेट और फॉरेन बैंक के साथ मिलाओ, मर्ज करो, जरूरी है, क्योंकि सरकार और प्राइवेट लोगों के बीच में आपस में एक तालमेल होना चाहिए। सरकार और विदेशों के लोगों के बीच में आपस में तालमेल होना चाहिए, वो मिलके कुछ काम करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो सभी के ओवरऑल वेलफेयर की बात करेगा। अगर सरकार सिर्फ अपने ओवरऑल सारे 100% सरकारी बैंक चला रही है तो वो सारे सोशल वेलफेयर की बात करेंगे, प्रॉफिट मेकिंग की कोई बात नहीं करेगा। अगर सारे बैंक प्राइवेट बैंक होंगे तो वो सिर्फ ही प्रॉफिट मेकिंग की बात करेंगे, सोशल वेलफेयर का नाम नहीं लेंगे। और फॉरेन बैंक होंगे तो फिर वो फॉरेन वाला मुद्दा चलता रहेगा कि इंडिया से पैसा कमा के फॉरेन में लेके जा रहे हैं। तो वो सारे सीन चल रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट या फॉरेन बैंक्स में अमलगामेट करना ज़रूरी है, ठीक है। तब भी इनकी रिकमेंडेशन को इतना तवज्जो नहीं दिया गया। फिर उन्होंने रिकमेंडेशन दिए, अब 1992 में बहुत सारे रिकमेंडेशंस अपनाए। उसके बाद 1998 में अब जो ये दोबारा कमेटी बनाई गई, दोबारा रिकमेंडेशन मिले, वो अब रिकमेंडेशन मिले, बैंकिंग सिस्टम तो सुधर गया, बैंक सही ढंग से काम तो करने लग गए, पर बैंक्स की कार्य प्रणाली सुधरने से बैंक्स के वित्तीय प्रणाली नहीं सुधरी, उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो नहीं अच्छी हुई। वो लॉस में चल रहे थे बैंक्स, वो लॉस में ही चल रहे थे, और जो प्रॉफिट कमा रहे थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, ठीक है। या सरकार मन चाहे सरकार शेयर बेच देती थी, कभी शेयर खरीद लेती थी। तो वो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी बैंक की, उनमें इतना बदलाव नहीं आया था, उनकी वर्किंग कंडीशन में बदलाव आ गया था। अब फाइनेंशियल कंडीशन में बदलाव लाने के लिए ये वाली 1998 वाली पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। अब इसमें क्या रिकमेंडेशन दिया गया, लॉस मेकिंग बैंक्स could not be merged with profit making banks,
कि अगर सरकार अपने कुछ बैंक्स को आपस में मिलाना चाहती है, जैसे सरकारी बैंक्स को भी सरकार मिला देती है, सरकारी बैंक्स को भी सरकार मिला देती है। जैसे आपने हाल ही में सुना होगा कि सिंडिकेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को मिला के पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक ही बना दिया गया, मतलब सिंडिकेट बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय हो गया है। या आपने सुना होगा इलाहाबाद बैंक का विजय बैंक का आपस में विलय हो गया है, या इलाहाबाद बैंक, विजय बैंक और कैनरा बैंक, इनका आपस में विलय हो गया है, ये मिल गए हैं, आपस में मर्ज हो गए हैं, ठीक है। पर नरसिम्हा जी ने इनको रिकमेंडेशन दिया था कि अगर आपको सरकारी बैंक्स को भी मर्ज करना है कर सकते हो, पर जो बैंक्स लॉस में चल रहे हैं और जो बैंक्स प्रॉफिट में चल रहे हैं उनको आप मर्ज ना करो, क्योंकि उससे आपका लॉस कम नहीं होगा, लॉस तो उतना ही रहेगा। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मेरा एक बैंक है, वो 100 रुपये कमा रहा है और दूसरा बैंक है वो 50 रुपये लॉस में है, तो ओवरऑल तो मैं 50 रुपये के प्रॉफिट में हूँ। 100 रुपये मेरे को यहाँ से कमाई मिली, यहाँ 50 रुपये मेरा लॉस हो गया, तो मैं ओवरऑल 50 रुपये के प्रॉफिट में हूँ, प्रॉफिट तो मेरा 50 रुपये ही रहेगा ना। और वो जो लॉस है 50 रुपये का, वो कवर अप तो नहीं हुआ, वो एक जगह से 50 रुपये जहाँ लॉस में था, दूसरी जगह से 50 रुपये प्रॉफिट में था, वो कवर अप हो गया, पर लॉस से हम बाहर तो नहीं निकले। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लॉस मेकिंग बैंक्स को कभी भी प्रॉफिट मेकिंग बैंक के साथ मर्ज नहीं करना है। और अगर आप लॉस मेकिंग बैंक्स को प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स के साथ मर्ज करोगे तो उससे दिक्कत क्या आएगी? उससे सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि जो प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स हैं वो अच्छी और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर अब बर्डन आ जाएगा कि उनको लॉस मेकिंग बैंक्स के जो वर्किंग कंडीशन है उनको सुधारना पड़ेगा, या लॉस मेकिंग बैंक्स के उनके जो डिसएडवांटेजेस थे, जो ड्रॉबैक्स थे, उनको क्लियर आउट करना पड़ेगा, राइट। देन प्रमोशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, गवर्नमेंट ने नरसिम्हा जी ने रिकमेंडेशन दिया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को प्रमोशन दिया जाए। जो प्राइवेट लोग हैं जिनके पास कम कैपिटल है, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ थोड़ी कैपिटल है, वो थोड़ी कैपिटल में भी बैंक्स खोल लें और उनको 100% बैंक की या कमर्शियल बैंक की आप सर्टिफिकेट ना देके स्मॉल फाइनेंस बैंक का सर्टिफिकेट दे दो कि ये बैंक्स सिर्फ स्मॉल अमाउंट्स में अपना फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे लोगों को, और लोगों से भी स्मॉल क्वांटिटी में उनसे पैसे लेंगे उनके डिपॉजिट के रूप में, राइट। तो उन्होंने, नरसिम्हा जी ने इनको रिकमेंडेशन दिया कि वैसे जो आरबीआई की गाइडलाइन है, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी भी बैंक को अगर कमर्शियल बैंक बनना है तो उसके पास 500 करोड़ रुपीस की कैपिटल हो, 500 करोड़ की कैपिटल होगी तब जाके कमर्शियल बैंक का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब हर लोगों के पास या सरकार के पास खुद ही 500 करोड़ नहीं है इतने कि वो हर बार नए नए बैंक बना पाएँ, और ना ही प्राइवेट लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि वो एकदम से इकट्ठा 500 करोड़ लगा के बैंक नया बना ले, और ना ही आरबीआई खुद इतनी जल्दी सर्टिफिकेट देगा नया बैंक बनाने के लिए। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि आरबीआई अगर नया बैंक, कमर्शियल बैंक बनने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है 500 करोड़ की, तो आप कम इन्वेस्टमेंट लगा के स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा ले सकते हो कि अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा, ये स्मॉल क्वांटिटीज में लोन प्रोवाइड करेगा एक लोकल या एक रीजन के लोगों को, राइट। देन गवर्नमेंट शेयर्स वुड बी रिड्यूस्ड टू 33% इन द पीएसबीज। 1992 में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि गवर्नमेंट अपना 100% से शेयर कम करके 51% पे ले आए, और 1998 में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि गवर्नमेंट अपना शेयर कम करके 33% पे ले आए, ठीक है, कि गवर्नमेंट अपना शेयर कम करके 33% पे ले आए, क्योंकि प्राइवेट लोगों के पास अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो वो प्राइवेट लोगों को बैंक संभलवा दे कि आप बैंक संभालो, आप अपना पैसा बैंक से निकाल के किसी और जगह, अच्छी जगह इस्तेमाल करें, क्लियर है। तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया कि गवर्नमेंट अपना शेयर्स कम करके 33% पे ले आए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। देन उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक्स,
बैंक्स का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए, मशीनीकरण होना चाहिए, बैंक्स में कंप्यूटर के साथ खाते खुते बनने चाहिए, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो, ठीक है। 1998 से पहले, ये वाली रिकमेंडेशन से पहले, वो बही खातों पे खाते बनते थे, वो लाल कलर वाली बही वाली किताब, उस पे खाते बनाए जाते थे, ठीक है। अब वो इतने खाते कौन बनाए, कौन संभाले, इतनी ट्रांजैक्शंस, इतनी एंट्रीज, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि बैंक्स में कंप्यूटराइजेशन का इस्तेमाल हो। देन रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज अंडर आरबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट रहा कि एनबीएफसीज को आरबीआई कंट्रोल करे। एनबीएफसी क्या है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनका भी रेगुलेशन कौन करे, आरबीआई करे। 1998 से पहले आरबीआई नहीं करता था एनबीएफसी का रेगुलेशन। कोई भी पर्सन जैसे एक कंपनी रजिस्टर होगी वैसे एक कंपनी रजिस्टर करवाओ, एनबीएफसी बनो, मतलब बैंक होने का आपको दर्जा नहीं मिलेगा, पर होगे आप एक फाइनेंस कंपनी, और आप लोगों से पैसे जमा करवा सकते हो और लोगों को लोन दे सकते हो। काम आपके सारे बैंक वाले होंगे, ठीक है। आप लोगों से फाइनेंस एज ए डिपॉजिट लोगे और लोगों को फाइनेंस एज ए लोन दोगे, पर आपको बैंक होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आरबीआई से। तो आरबीआई कहता था कि मैंने इनको सर्टिफिकेट नहीं दिया बैंक बनने का, तो मैं इनको संभालूंगा भी नहीं, ठीक है। तो वो अपनी मन मर्जी से रेट ज़्यादा चार्ज करते थे, हाई रेट चार्ज करते थे, किसी कस्टमर से कम रेट चार्ज कर लिया, कम सिक्योरिटी के बदले में ज़्यादा लोन दे दिया, ज़्यादा सिक्योरिटी मांग रहे हैं, लोन कम दे रहे हैं, तो वो अपनी मन मर्जी करते थे। और फाइनेंस मार्केट को, मनी मार्केट को अच्छे से संभालने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि एनबीएफसीज को भी आरबीआई ही संभाले, ठीक है। ये वाली जो रिकमेंडेशन थी इसके साथ ही अपना लिया गया था। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएआर एंड बेसल नॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बाद में करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएलआर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PLR, प्राइम लेंडिंग रेट, इसको मैं डिटेल में समझा देता हूं दोनों पॉइंट को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन पॉइंट्स को भी साथ के साथ ही अपना लिया गया था आरबीआई के द्वारा। क्या क्या है, सबसे पहले PLR वाला करते हैं कि इम्प्लीमेंट कर दिया गया PLR को। PLR क्या है, प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है। लोगों में बैंकिंग हैबिट्स को जनरेट करने के लिए 1998 से पहले कितने के लोग बैंक में जाते थे, कितने के लोगों का बैंक में खाता था और कितने के लोग बैंकिंग सिस्टम का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते थे। जैसे आज के टाइम पे बैंक्स का हम डेली बेसिस क्या, हर एक घंटे में हम शायद बैंक का इस्तेमाल करते हैं, किसी को पैसे भेज दिए, किसी से पैसे मंगवा लिए, कोई ऑनलाइन पेमेंट कर दी, कुछ डिलीवरी करवा ली, कपड़े खरीद लिए, खाना पीना खा लिया। बैंकिंग का इस्तेमाल हम आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खूब करते हैं, पर अगर यही हम आज से 20-22 साल पहले देखें तो बैंकिंग का इस्तेमाल इतना नहीं होता था। और बैंकिंग के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि PLR वाला सिस्टम अपनाओ। PLR क्या है, प्राइम लेंडिंग रेट। ये क्या है, कहते हैं प्राइम लेंडिंग रेट का क्या फुल फॉर्म है, मैं ये लिख देता हूं। PLR, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट which is charged by the banks from its prime and loyal customers। ठीक है, क्या कहते हैं, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट which is charged by the banks from its prime and loyal customers। कहते क्या करो, जो बैंक के प्राइम या लॉयल कस्टमर हैं, जो बैंक के लॉयल वफादार कस्टमर हैं, प्राइम कस्टमर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं, उनसे आप एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करो। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए कार लोन है, कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पर आप जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, वफादार कस्टमर हैं, प्राइम कस्टमर्स हैं, या ज़्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं, या डेली कस्टमर हैं आपके बैंक के,
उनसे आप थोड़ा सा कम रेट चार्ज करो, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करे कि हाँ जी मैं बैंक का लॉयल कस्टमर हूँ या रेगुलर कस्टमर हूँ, तो बैंक मेरे बारे में भी सोचता है और बैंक्स में और लोगों में और ज़्यादा बैंकिंग हैबिट्स क्रिएट हों। ठीक है, और जो दूसरे लोग हैं वो भी इन्फ्लुएंस हों कि हाँ जी हम भी डेली बेसिस पे अगर बैंक के रेगुलर कस्टमर बनेंगे तो हमें भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो प्राइम लैंडिंग रेट का एस्टेब्लिशमेंट करने का रिकमेंडेशन दिया कि आप जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं या जो आपके पक्के कस्टमर हैं, रेगुलर कस्टमर हैं, उनसे आप लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लो और डिपॉजिट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा दो, डिपॉजिट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा दो, ताकि लोगों में बैंकिंग हैबिट्स ज़्यादा इंक्रीज हो सके। क्या नाम है इसका? प्राइम लैंडिंग रेट। क्लियर है? ठीक है। देन इसके बाद क्या पॉइंट आया, जो ये मेन पॉइंट है हमारा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAR एंड बेसल नॉर्म्स। ध्यान से समझिएगा, CAR क्या है? CAR है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, राइट? या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को क्या बोलते हैं? कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो। ठीक है, CAR की क्या फुल फॉर्म है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एक ये, या दूसरी कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो, इसको CRAR बोल देते हैं। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को अपनाओ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? कहते हैं अब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनको बैंक पहले ही टैकल करने के लिए क्या करे? बैंक की जितनी भी कैपिटल है, मान लीजिए बैंक की कैपिटल है 500 करोड़, मान लीजिए बैंक की कैपिटल है 500 करोड़, तो बैंक अपनी इस कैपिटल में से कुछ फिक्स परसेंटेज 8% या 10% क्या करेगा? इस पैसे को किसी और जगह इन्वेस्ट कर देगा। इन्वेस्ट इट इन अनदर बिजनेस और शेयर्स। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने जितने भी पैसा लोन पे दिया हुआ है उसमें से कुछ पैसा शायद कल को डूब जाए। ठीक है, हम सभी के साथ ऐसा होता है, हम भी किसी न किसी को पैसा लोन पे देते हैं या उधार देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि ये पैसा आएगा वापस या ये पैसा नहीं आएगा वापस, राइट? तो बैंक्स को भी फीलिंग होती है कि हाँ जी एक आधी पेमेंट नहीं आई, अब तो ये पैसा डूबेगा। तो बैंक्स को पता चल जाता है कि ये वाला लोन मेरा NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित हो सकता है। तो नरसिम्हा कमेटी जी ने क्या बोला? नरसिम्हा कमेटी वाले कहते कि क्यों ना आप एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रख लो, एक एडिक्वेट कैपिटल। ये वर्ड का एडिक्वेसी वर्ड कहाँ से बना? एडिक्वेट से। कि एक एडिक्वेट सी आप कैपिटल की रेशियो रख लो कि जब भी मैं लोन दूंगी, कोई बैंक जब भी कोई लोन देगा तो वो क्या करेंगे? कुछ फिक्स परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल 8% या 10% अपनी कैपिटल का हिस्सा किसी और बिजनेस में या किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि सच में अगर कल को वो लोन डिफॉल्ट कर गया, वो जिस बंदे ने पैसा लिया था वो पैसा ना दे वापस, तो यहां से मैं प्रॉफिट कमा सकूं। ठीक है, तो ये है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और साथ ही में था बेसल नॉर्म्स, साथ ही में है बेसल नॉर्म्स। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक दो बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, बस इसमें यही बोला गया कि बैंक एक अपनी रेशियो मेंटेन करे कि उस रेशियो में से फिक्स परसेंटेज वो क्या करेंगे, अपनी कैपिटल में से कुछ फिक्स परसेंटेज हिस्सा वो लोन ना देके या जो लोन दिया है पैसा
उसको कवर करने के लिए कल को वो लॉस ना बन जाए, किसी और जगह इन्वेस्ट कर देंगे, किसी और बिजनेस में या किसी और कंपनी के शेयर्स में। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या इसका दूसरा नाम है कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो। फिर इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी बेसल नॉर्म्स के बारे में। हमारे बेसल नॉर्म्स, ठीक है, बेसल नॉर्म्स क्या है? एक्चुअली बेसल जो है ये एक सिटी का नाम है, सिटी नहीं, ये कैपिटल है स्विट्जरलैंड का, नहीं सॉरी, ये सिटी है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बेसल कहाँ का शहर है? ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है। यहाँ पे एक बैंक बना हुआ है, बेसल में एक बैंक बना हुआ है BIS के नाम से, BIS के नाम से, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, BIS के नाम से एक बैंक है, कहाँ पे? बेसल में, स्विट्जरलैंड में। क्या नाम है बैंक का? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, तो 1998 में जब नरसिम्हा कमेटी जी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उससे कुछ देर पहले 1998 में ही, ठीक है, तो ये बेसल जहाँ पे ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम का हेडक्वार्टर है, BIS का हेडक्वार्टर है बेसल। तो 1998 में बेसल अकॉर्ड हुए, बेसल जगह पे एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम रखा गया बेसल अकॉर्ड। ठीक है, 1998 में, या फिर इसको बोला जाता है बेसल 1 नॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसी मीटिंग हुई थी पूरे विश्व के इतिहास में जहां पे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट वाला एक बैंक बनाया गया और वहां पे कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स बनाए गए कि अगर किसी बैंक के NPA बढ़ रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए, उसके लिए नॉर्म्स बनाए गए। तो उसको नॉर्म्स का क्या नाम रखा? बेसल 1 नॉर्म्स, या उसको क्या बोलते हैं? बेसल अकॉर्ड 1998। अभी इसमें जो ये मेन पॉइंट याद रखने वाला है क्या है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS 1998 में है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेसल में। ठीक है, और बेसल कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और जब ये 1998 में बेसल अकॉर्ड के नियम आए, तभी नरसिम्हा कमेटी जी ने अपनी रिपोर्ट में भी बोल दिया कि बेसल नॉर्म्स को अपना लो, रिकमेंडेशन दे दिया कि बेसल नॉर्म्स को अपना लो, और हमारी गवर्नमेंट ने, RBI ने अपना भी लिया। इसमें भी क्या पॉइंट उठाया गया था? इसमें भी सेम वही पॉइंट उठाया गया था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाला, कि अगर किसी बैंक के NPA, जो भी किसी बैंक के NPA हैं, ठीक है, या आप लोन लिख लो, किसी भी बैंक ने जो भी लोन दिए हुए हैं उन लोन्स की कैटेगरी बांटेंगे। सबसे पहले तो उन लोन्स की कैटेगरी बांटेंगे कि बैंक 0% रिस्क पे लोन दे रहा है, बैंक 0% रिस्क पे लोन दे रहा है। अगर तो आपको लगे कि आपका जो भी आपने लोन दिया है वो 100% आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, तो उस ऐसे लोन को बोलेंगे 0% रिस्क लोन, कि आपको पता है कि ये पैसा तो मुझे मिल ही जाएगा वापस। फिर 5% रिस्क लोन, कि कुछ लोन में आपको ऐसा लगेगा इसमें 5% पैसा डूबने के चांस हैं। फिर 10% रिस्क लोन, 20% रिस्क लोन, 50% रिस्क लोन और 100% रिस्क लोन। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं इधर लिख देता हूं। 0% रिस्क लोन, 5% रिस्क लोन, 10% रिस्क लोन, 20% रिस्क लोन, 50% रिस्क लोन और 100% रिस्क लोन। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरह। बेसल वाले क्या कहते हैं? BIS वाले, बेसल अकॉर्ड क्या कहती है 1998 वाली, कि आप अपने लोन्स को 6 कैटेगरी में बांट दो। 0% रिस्क है कि सारा पैसा कवर हो जाएगा, 5% रिस्क है कि 5% पैसा डूबने के चांस है, 10% रिस्क 10% पैसा डूबने के चांस हैं, 20% रिस्क 20% पैसा डूबने के चांस हैं, 50% रिस्क 50% पैसा डूबने के चांस हैं और 100% रिस्क 100% पैसा डूबने के चांस हैं। ठीक है, तो कहते हैं आप NPA किसको बोलोगे? NPA बोलोगे आपको 100% वाले को।
ठीक है। एनपीए किसको बोलोगे? 100% वाले को, जिसमें आपको 100% ये यकीन हो जाए कि ये मेरा पैसा वापस नहीं आएगा, उसी को आपने एनपीए का नाम देना है। और उस एनपीए को अगर वो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित हो जाता है कोई लोन, तो उसको कवर अप करने के लिए फिर वो सारे जो पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में किए थे कि सिबिल बनाओ, उसका स्कोर चेक करो और उसको 90 डेज के लिए सब स्टैंडर्ड एसेट में रखो, फिर उसको 1 साल के लिए डाउटफुल एसेट में रखो, फिर उसको 1 साल बाद लॉस एनपीए घोषित कर दो। वो सारा पिछला लेक्चर जो हमारा, वो भी हमारे सारे बेसल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही इंडिया ने वो नॉर्म्स अपनाए हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि वो इंडिया ने प्रोसेस क्या निकाला है एनपीए से कवर अप करने के लिए, वो एक्चुअली वो सारा हमारा बेसल 1 के नॉर्म्स ही हैं। वो इसीलिए मैंने आपको पहले करवा दिए थे लेक्चर में, ताकि जब मैं आपको ये नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट करवाऊं तो आपको इजीली समझ आ जाए कि बेसल नॉर्म्स क्या हैं। तो जो हमने वो इंडिया की रिपोर्ट की थी, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन किए थे कि इंडिया गवर्नमेंट ने एनपीए से मुकाबला करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं, वो सारे हमारे BIS के ही बताए हुए हैं, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के ही बताए हुए हैं। कब बताए? 1998 में। इनको क्या बोला जाता है? बेसल 1 नॉर्म्स बोला जाता है, ठीक है, या इसको क्या बोला जाता है? बेसल अकॉर्ड 1998। क्लियर है? तो ये हमारी बैंकिंग सिस्टम की 2 सबसे मुख्य कमेटी और उनकी रिकमेंडेशंस। कमेटी का नाम सेम, नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी 1, नरसिम्हा कमेटी 2। नरसिम्हा कमेटी 1 के लिए याद रखना है, ये बनी 1992 में, मतलब सॉरी, इसने अपनी रिपोर्ट दी 1992 में, या आप इसको इजीली याद कर सकते हो कि LPG आई 1991 में और बैंकिंग वाली पॉलिसी कमेटी है 1992 में, ठीक है। और 1992 में जो नरसिम्हा कमेटी 1 आई, उसके 6 साल बाद, 1992 से 6 साल बाद 1998 में नरसिम्हा कमेटी 2 आई, ठीक है। फर्स्ट में वर्किंग को सुधारने के लिए पॉइंट्स उठाए गए कि कैसे वर्किंग को ट्रैक पे लाया जाए, और जो सेकंड है नरसिम्हा कमेटी 2 है, इसमें क्या रिकमेंडेशन दी कि फाइनेंशियली पोजीशन को कैसे ट्रैक पे लाया जाए, राइट, ठीक है। तो अच्छा रहा आज का लेक्चर मेरे अकॉर्डिंग। आशा करता हूँ कि आपको भी ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें पता लगी होंगी, और इनसे रिलेटेड अब आपको करंट अफेयर्स अगर बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या CAR के अकॉर्डिंग या NPA के अकॉर्डिंग अगर आपको अभी कोई नए करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं तो वो आपको अब ईजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, तो लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर आराम से समझने के लिए, सुनने के लिए, और जो भी कोई डाउट हो मुझे साथ के साथ मेरे से क्लियर कीजिए, क्योंकि सिलेबस हमारा दिन प्रतिदिन कवर हो रहा है और कवर होने पे ही आ गया है। मैक्सिमम 2-3 टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड रह गए हैं और हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स का टॉपिक हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी अपने डाउट्स मेरे से क्लियर करते रहिए, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में नए किसी टॉपिक के साथ जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।